किसी भी कॉलेज से एमबीए करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का आरओआई पता होना चाहिए। अगर आप एमबीए करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर साइड। तो फाइनेंशियली क्या आपका एमबीए सेंस में करता है कि नहीं, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 4-5 फैक्टर्स बताऊंगा दैट विल हेल्प यू डिटरमाइन द आरओआई ऑफ योर एमबीए इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप इंडिया के टॉप 20-25 बिजनेस स्कूल्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको आरओआई की तरफ इतना ज़्यादा फोकस नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि ये इंस्टीट्यूट्स इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स है एंड इनकी एक एस्टैब्लिश्ड पेडिग्री है और एक अच्छा एलुमनाई बेस है जो इंडिया के टॉप एमएनसीज एंड ग्लोबल कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपकी जो करियर ट्रेजेक्ट्री होगी वो काफ़ी हद तक सॉर्टेड रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रहे हैं जो सपोज 50, 70, 80 के बियॉन्ड रैंक है, यानी कि 100 से रैंक बियॉन्ड है, तो आपको आरओआई का कंसिडरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्लीज़ अगर आप ऐसे टाइप का बिजनेस स्कूल ज्वाइन करने का सोच रहे हैं और चलिए किसी भी टाइप का कॉलेज ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, ये वाला वीडियो बिल्कुल देखिएगा एंड तक। आरओआई कैलकुलेट करने का पहला फैक्टर है योर प्री एमबीए सैलरी एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप अभी फ्रेशर हैं, ठीक है, तो ये वाला कैटेगरी आपके लिए नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं और आप सपोज कोई भी एक अच्छा कॉलेज निकाल लेते हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे जाना चाहिए। और अगर आपको एक अच्छा टॉप 20-25 कॉलेज फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते हो तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि आप एक साल फिर एग्जाम अटेम्प्ट दीजिए, क्योंकि यू आर अ फ्रेशर राइट नाउ एंड ट्राई टू गेट इनटू अ बेटर कॉलेज नेक्स्ट ईयर। लेकिन सपोज अभी आपके पास एक वर्क एक्सपीरियंस है, तो बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस वालों के लिए मेरे पास 2 केस है। सपोज आप अभी इस वक्त 4 से 5 लाख पर एनम कमा रहे हैं और आपके एमबीए कंप्लीट होने के बाद सपोज आपकी सैलरी 12-13 लाख के आसपास हो जाती है, देन डूइंग एन एमबीए फॉर यू इज़ अ गुड डिसीजन। क्यों? क्योंकि आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट 2x 3x हो जाएगी आफ्टर यू कंप्लीट एन एमबीए। लेकिन अगर आप सपोज अभी ही 12-13 लाख रुपए कमा रहे हैं विदाउट डूइंग एन एमबीए एंड किसी एवरेज रैंक कॉलेज से एमबीए करने के बाद आप 14 से 15 लाख ही कमा पाते हो, उस कॉलेज की एवरेज पैकेज ही 15 लाख रुपए है, तो ऑब्वियसली इट डज नॉट मेक सेंस फॉर यू टू डू एन एमबीए। आप अपने करंट जॉब में ही अच्छा फोकस करके वो सर्टेन अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट वहीं पे ले सकते हैं और यू में टारगेट द टॉप 10-15 इंस्टीट्यूट जहाँ से आपको एमबीए करना चाहिए, जिससे कि आपकी सैलरी 2x into 3x होने के चांसेस हो। एक और चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा इस पॉइंट में, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सपोज आप अभी नौकरी कर रहे हैं और आपकी सैलरी 10 लाख है और आप एमबीए करने जा रहे हो और आपकी एमबीए की फीस है 15 लाख। तो अब 2 साल की आपकी एमबीए की डिग्री है, ठीक है, और अब उस 2 साल में आपकी एमबीए की फीस होगी 15 लाख। लेकिन अब वो 2 साल काम भी नहीं करेंगे तो 10 लाख 2 साल आप कमाओगे 20 लाख प्लस 15 लाख 35 लाख हो गई है आपकी एमबीए करने की फीस, जिसमें से ये जो 20 लाख है वो आपका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आप मिस कर रहे हो बिकॉज यू आर डूइंग अ फुल टाइम एमबीए एज अ स्टूडेंट एंड नॉट मेकिंग मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसलिए इस कॉस्ट को भी आपको कंसिडर करना चाहिए अपनी फीस में अगर आप एमबीए करने जा रहे हो। तो इससे आपको एक अच्छा एस्टिमेट मिल पाएगा कि आपका एमबीए आपको सही आरओआई दे रहा है कि नहीं। आरओआई कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है फीस टू प्लेसमेंट रेशियो। आइडियली आपको एक थंब रूल फॉलो करना चाहिए कि जो भी फीस आप कॉलेज में पे कर रहे हैं, चाहे वो 1 साल का एमबीए चाहे 2 साल का एमबीए, सपोज आपके कॉलेज की फीस है 15 लाख रुपए, तो आपको ये टारगेट करना चाहिए कि कॉलेज की प्लेसमेंट होते होते तक आपको एटलीस्ट 15 लाख रुपए का जॉब तो डेफिनेटली मिले। अगर आप इस टाइप का कॉलेज ज्वाइन करके इस टाइप की आरओआई निकाल पाते हो, यानी कि 10 लाख की फीस देके 10 लाख का जॉब, 15 की फीस देके 15 का जॉब, 20 की फीस देके 20 का जॉब, देन यू आर समवॉट एट अ सेफ जोन। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसे भी बहुत कुछ शानदार कॉलेजेस जैसे आपका जमनलाल बजाज हो गया, एफएमएस हो गया, फिर आपका आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, ये सब कॉलेजेस में आपको 8 to 10x टाइप का रिटर्न मिल सकता है। यानी कि आपकी फीस 4 से 5 लाख के आसपास होगी लेकिन आपकी जो एवरेज पैकेज वहाँ से लगेगी वो 20 से 25 लाख का हो सकता है। तो दिस इज अ वेरी फिनोमिनल जंप इन योर सैलरी इवन आफ्टर पेइंग अ फेयरली लो एमबीए फी एज कम्पेयर टू द अदर एमबीए इंस्टीट्यूट्स। इसलिए अगर आप इन टाइप के इंस्टीट्यूट्स अगर आप ज्वाइन कर सकते हो देन इट विल बी नथिंग लाइक इट। थर्ड आरओआई डिटरमाइनिंग फैक्टर जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है रिकवरी ऑफ योर एमबीए फीस। सपोज आपने एमबीए किया और आपकी एमबीए में जॉब लग गई, ठीक है, तो एज अ रूल ऑफ थंब आपको आपकी एमबीए की फीस को रिकवर करने के लिए 3 से 4 साल से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। और अगर आप एमबीए करने के लिए लोन भी ले रहे हैं, एजुकेशन लोन भी ले रहे हैं, तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आप 3 से 4 साल के अंदर अपना एजुकेशन लोन को 100% रीपे कर पाओ। इंश्योर नहीं करना चाहिए, आपकी पेमेंट कैपेसिटी, आपकी जो सैलरी है वो इस तरह होनी चाहिए कि आप 3 से 4 साल में लोन पे कर पाओ। अगर आप 3-4 साल में अपना लोन पे नहीं कर पा रहे हो देन डूइंग दैट एमबीए फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट वाज अ बैड आरओआई डिसीजन। अगर आप सेक्शन 80E के बारे में बात करेंगे जिसके तहत आपको एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट कंपोनेंट में टैक्स रिबेट मिलता है,
तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो स्लोली करके न्यू टैक्स रेजिम में शिफ्ट कर रही है। तो कुछ टाइम बाद मेरे को लगता है नहीं कि सेक्शन 80E का जो बेनिफिट मिल रहा है आपको वो भी वैलिड रहने वाला है। तो इसलिए बेटर डिसीजन यही है कि आप 3 से 4 साल में ही अपना एजुकेशन लोन रीपे करके फ्री हो जाए। एंड इट ऑल्सो मेक्स बेटर फाइनेंशियल सेंस टू गेट रिड ऑफ योर लोन्स एज सून एज पॉसिबल। लेकिन सपोज आपने अपने MBA करने के लिए 15-16 लाख का लोन लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका कैंपस प्लेसमेंट सिर्फ 7 या 8 लाख का लगा हो, तो ऐसे में अ बेटर डिसीजन वुड बी टू स्टार्ट प्रीपेइंग योर लोन एज सून एज पॉसिबल एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब स्विच। अपने स्किल्स को अपग्रेड करें एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर डिफरेंट जॉब्स, ताकि आपकी जो पे है ये स्लोली इंक्रीज हो सके, सो दैट यू आर एबल टू रीपे योर लोन इन द अर्लीस्ट पॉसिबल टेन्योर। तो ये थे कुछ तरीके दैट कैन हेल्प यू इन कैलकुलेटिंग द ROI ऑफ योर MBA। लेकिन इन फैक्टर्स में मैंने कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं की है, एंड दोज थिंग्स आर द इनटैंजिबल बेनिफिट्स दैट कम विद एन MBA डिग्री। एक MBA की डिग्री आपको सिर्फ एकेडमिक नॉलेज नहीं देती है, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल स्किल्स ऑल्सो। इससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं, योर स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, योर डिसिप्लिन, योर वर्क एथिक, द वे you handle stressful situations. All these are things that you see a massive improvement in yourself, but you do not attribute this to any sort of a financial ROI. But the ROI of these things from a long-term perspective is really good. Hence, if you're planning to do MBA from a top 15 to 20 college, do keep in mind the long-term benefits that you will get outside of your MBA as well. तो इस वीडियो को मैं ये कह के कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आप टॉप 15-20 कॉलेजेस से MBA कर रहे हो तो ROI आपके लिए इतनी बड़ी टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका कॉलेज का एक डिसेंट एलुमनाई बेस है एंड आपके कॉलेज में कोई ना कोई अच्छी जॉब आपकी डेफिनेटली लग जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़े एवरेज यानी कि एवरेज से थोड़े हायर रैंक कॉलेजेस में अगर आप सपोज MBA कर रहे हो तो ये ROI की कैलकुलेशंस को बिल्कुल दिखेगी, बिकॉज इट कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट इन योर इमीडिएट फाइनेंशियल फ्यूचर आफ्टर योर MBA डिग्री। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, please do hit that like button and do subscribe to my channel for more videos like these.